अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात के लिए अदालत की तरफ से 2 दिन मुख्तस किए गए थे और आज मंगल के रोज़ जब मुलाकात होनी थी तो वहाँ पर एक तनाज़ा ये सामने आता है कि अलीमा खान साहिबा, सलमान राजा साहब और दीगर को मिलने नहीं दिया गया। इनफैक्ट जो बैरिस्टर गौर थे उनकी मुलाकात करवा दी गई, लेकिन उनकी फ़ैमिली के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको मिलने ना देने से ये कंट्रोवर्सी सामने आती है और हुकूमत पर तनकीद की जा रही है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनकी वायलेशन की गई, आइन की ख़िलाफ़ वर्जी की गई। इसके साथ साथ जो कारकुनान हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी एहतजाज किया वहाँ पर। और दूसरी तरफ जो एहतजाज का मंसूबा ईद के बाद जिसको अनाउंस होना था वो भी डिले है। उसकी वजह यह है कि पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी ये बयान दिया कि जो क़यादत बाहर है जेल से, उसको जेल के अंदर मौजूद क़यादत का सोचना चाहिए, कारकुनान का सोचना चाहिए और इख्तलाफात को भुला देना चाहिए। दूसरी तरफ हुकूमत को एक चैलेंज दरपेश है पीपल्स पार्टी की तरफ से। उनके इत्तेहादी उन पर यह इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सिंध का पानी और उसका शेयर नहीं दिया जा रहा, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास नहीं बुलाया जा रहा, और साथ साथ इरसा में जो सिंध की तरफ से वफाकी रुकन था उसको मुख्तस नहीं किया गया, जिसके बाद सिंध हाई कोर्ट की तरफ से भी वफाक से जवाब तलबी हो चुकी है। इस पर इसहाक डार साहब ने भी यकीन दहानी करवाई कि सिंध की जो शेयर है उसका एक बूंद भी किसी और को नहीं मिलेगा। उस पर क्या पीपल्स पार्टी ट्रस्ट करती है और क्या कोई करारदाद भी वो लाने जा रहे हैं? गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा अफनानुल्लाह खान साहब मौजूद हैं, नून लीग के रहनुमा, और शर्मिला फारूकी साहिबा पीपल्स पार्टी की रहनुमा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे आगाज़ करूँगा हुमायूं साहब, आज जो मुलाकात का वक्त मांगा गया था उसके हवाले से जो अपडेट आई कि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनको मिलने नहीं दिया गया, उनके तर्जुमान को नहीं मिलने दिया गया, सलमान राजा साहब को मिलने नहीं दिया गया। बैरिस्टर गौर साहब की तो मुलाकात हो गई। अब इस पर पहले तो ये बताया गया था जो नाम खान साहब देंगे सिर्फ उन्हीं लोगों की मुलाकात करवाई जाएगी। तो ये नाम देने का मामला है या परमिशन आपको डेलिबरेटली नहीं दी जा रही गवर्नमेंट की तरफ से? रहीम या का नाबुदो वैया का नस्ताइन। देखिए, सिंपल सी बात ये है, ये इस मुल्क में एक तो पहले इंसाफ था ही नहीं, और जो अदालतें थीं जो अगर पहले काम करती थीं तो अब उनको, और हम सुनते आ रहे थे कि जो इंसाफ होता है वो अंधा होता है। अब तो इंसाफ अंधा भी हो गया, लंगड़ा भी हो गया, लूला भी हो गया, बहरा भी हो गया। तो बेसिकली पक्का अपाहज कर दिया है, बेड रिडन है और किसी वक्त उसकी मौत हो सकती है। तो उसके लिए सुना है किसी एक कब्रिस्तान में उसके लिए कब्र भी खोद दी है। अब वो कब फिल होगी उसका हमें पता नहीं है। बेसिकली हाई कोर्ट ने कितनी दफ़ा कहा हुआ है कि इन लोगों को मुलाकात की इजाज़त दी जाए, जो है कोर्ट के, यहाँ पे कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं हो रहे, और ये कोर्ट का ऑर्डर्स कौन पूरा नहीं कर रहा। एज पर आई एम कंसर्न, जो अडियाला जेल है ये पंजाब गवर्नमेंट के अंदर आता है। पंजाब गवर्नमेंट में फॉर्म 47 के वो लोग बैठे हुए हैं जिनके पास मैंडेट है ही नहीं, था ही नहीं, चोरी का है, डकैती का है। उन्होंने क्या किसी लॉ एंड उसकी बात करनी होगी? वो तो ऑलरेडी खुद अनलॉफुल है, तो हाउ कैन दे इवन डू अ लॉफुल थिंग? अच्छा, एज अपोज टू दिस, मरियम नवाज साहिबा जो खुद जब जेल में थी और जिसका ये अभी अफनान साहब भी और सारे लोग बड़ा रोना रोएंगे कि जी औरतों के साथ ये होता था, फलाना होता था, आज वो खुद क्या कर रही है, उससे 10 गुना आगे जा रही है। इनके होते हुए जब ये फ्राइंग पैन पे वो क्या करते थे, एक इनोवेशन की थी कि फ्राइंग पैन से ये इस्त्री करती थी। आज ये क्या कर रही हैं कि जब इन लोगों से मुलाकात होती थी तो मियां नवाज शरीफ के साथ सुबह 9:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक उनकी मेन लीडरशिप सारी मिलती थी। 20, 25, 30 बंदे एक साथ बैठे होते थे वहां पे, और उसके बाद सेकेंड टायर लीडरशिप 2:30 बजे के बाद आके मिलती थी, फिर उनके साथ बातचीत हो रही होती थी, शाम 5 बजे तक, 4 बजे तक होती थी। नोबडी वुड स्टॉप दैट थिंग। आज ये क्या कर रहे हैं, कभी बहनों को मिलने नहीं दे रहे, बेटों के साथ बात करने की इजाजत नहीं दे रहे, और ये जेल मैनुअल है कि आप कोई भी कैदी हो, किसी किस्म का भी कैदी हो, कैदी कन्विक्ट भी हो सकता है, कैदी हुआ है, लेकिन नॉर्मली जेल के अंदर जो होते हैं जिस तरीके से ये है वो एक कन्विक्शन के बाद होता है, उसके बाद फिर भी हकूक होते हैं। हुमायूं साहब, लेकिन बैरिस्टर गौर ने तो मुलाकात कर ली ना, आपको नहीं लगता कि स्टांस लेना चाहिए था एहतजाजन, उनको भी मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी अनलेस के फैमिली से मिलने ना दिया जाए?
देखिए अगर आप इन प्रिंसिपल बात करें तो वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए प्रिंसिपल बात कब होती है, मैं इन प्रिंसिपल एहतजाज करूंगा जब अगला आदमी जो उसूल पसंद हो, तो फिर उसके पास समझ आती है। फॉर एग्जाम्पल उसूल ये था कि जब कोई असेंबली डिसॉल्व होगी तो विद इन 90 डेज उसमें इलेक्शन होगा, ये उसूल है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हमारे यहाँ पे इस किस्म के बेउसूली लोग हैं कि उन लोगों ने उस कॉन्स्टिट्यूशन की उस शिक को कभी टोटली नजरअंदाज कर दिया। अच्छा, वो इसके बारे में कभी कुछ बात करेंगे, कभी कुछ बात करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि यार हम जो कर रहे हैं। चले ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूं आपसे अफनान साहब, चूंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी मौजूद हैं और फैमिली से मुलाकात का भी जिक्र था, उसके बावजूद अगर ये मुलाकात नहीं करवाई गई तो आपको नहीं लगता कि आइन और कानून जिसका जिक्र तहरीक इंसाफ करती है कि आप उसको एब्रोगेट कर रहे हैं, ये तो फिर डायरेक्टली अदालत के हुक्म की वायलेशन हुई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात ये है, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि क्या इमरान खान साहब की किसी से मुलाकात कराना कोई कौमी मसला है, कोई इससे पाकिस्तान की बिजली के, नौकरियों के कोई और मसाइल हल हो जाते हैं, तो वो मुझे आप बता दें। क्योंकि इस वक्त मुझे लगता है कि पीटीआई के पास सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है कि ये हमारी मुलाकात नहीं कराई, हमारी मुलाकात नहीं कराई। एक बंदा कॉन्विक्टेड है, आप खुद बोलते थे कोई जो कॉन्विक्टेड क्रिमिनल है उससे मुलाकात हो सकती है कि नहीं, आप बोलते थे ना। आपको याद, अगर भूल गए तो मैं आपको याद करा देता हूँ। यही आप लोगों की कहानी थी और आप हमारी मुलाकातें नहीं होने देते थे। ये हमने 1000 से ज्यादा मुलाकातें इमरान खान साहब की एक साल में हुई हैं। किसी पाकिस्तान के लीडर की आज तक इतनी मुलाकातें नहीं हुई जितनी इनकी हुई हैं, मगर इनको आइन और कानून अभी भी पूरा नहीं इनका कर पाया। असल में आइन और कानून इनको पसंद वो वाला है जिसके अंदर साकिब निसार बैठ जाए और जो है वो कहे कि ऊपर अल्लाह है और नीचे मैं हूं, और वो जो जी माए फैसला दे, वो वाला आइन भी अच्छा है, वो कानून भी अच्छा है। वो मुझे बताएं पाकिस्तान के आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि हाइब्रिड निजाम होगा? कहाँ पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि जजों को साथ मिलाओ और उसके बाद अपने हक में फैसले करो और हुकूमतें गिराओ, साजिशें करो? कहाँ आइन में लिखा हुआ है ये? या अंपायर की उंगली आइन में कहाँ पे लिखी हुई है? मुझे बता दें। आइन आपको अभी याद आया है 2022 के बाद? आपको उस वक्त याद नहीं आया जब आपने आइन की धज्जियां खुद उड़ाई हैं इस मुल्क के इक्तदार में आने के चक्कर में? तब सब कुछ ठीक था। अभी एकदम से आपको जो है, क्योंकि आपकी मुलाकातें नहीं हो रही, तो जी आप आइन और कानून मुल्क में खत्म हो गया है। क्या कमाल की लॉजिक है। आप एक्सेप्ट करें इस मुल्क के अंदर हाइब्रिड निजाम लाने वाले इमरान खान है। पहले तो मसला प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करें सबसे पहले कि प्रॉब्लम है कहाँ। और आज भी आप आइन और कानून की बातें करते हैं, आज भी ये कहते हैं हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, हम पॉलिटिकल पार्टी से करेंगे नहीं, क्योंकि इनको कोई आइन और कानून से कोई इनका लगाव है ही नहीं। ये सिर्फ आइन और कानून जो है ये उस वक्त इनको याद आ जाता है जब इनके फायदे में होता है। अफनान साहब, लेकिन आपने कहा ना कि मुल्क का मसला नहीं है। अफनान साहब, आपने कहा मुल्क का मसला नहीं है, लेकिन एक कैदी के राइट्स का जो आर्ग्यूमेंट है वो तो अपनी जगह रहते हैं। जी, मैं उस पर आ रहा हूँ जी। आप इस तरह करें, मुझे आप बता दें पाकिस्तान के जो बाकी जितने कैदी हैं उन्होंने 1000 मुलाकातें की हैं एक साल में? नहीं, वो उमर अयूब साहब कह रहे हैं 3 महीने से मुझे नहीं मिलने दिया। 1000 मुलाकातें अलाउड है। इनका जो लॉयर आता है वो जो कोर्ट में जाता है, कोर्ट में सेटिंग होती है, वहां से पिटीशन करके मुलाकात लेके आ जाता है, उससे आगे मिल लेते हैं। ठीक, वरना ये जेल मैनुअल तो नहीं अलाउ कर सकता ना एक बंदे को इतनी सारी मुलाकातें। सही। और आप मुझे बता दें, क्या ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है? क्या ये पाकिस्तान के तमाम मसाइल से सबसे बड़ा मसला है मुलाकात करना? अच्छा, मैं नहीं बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी के साथ भी कोई बुरा सलूक, हालांकि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये इमरान खान साहब जब थे ना, कोई कसर इन्होंने नहीं छोड़ी कि इनके साथ अगर इनके साथ वो वाला सलूक हो जो इन्होंने किया था, इनको लग पता जाए। आज भी इनके साथ वो सलूक नहीं होता। चले पॉइंट आ गया। ठीक है शर्मिला साहिबा, आपकी तरफ आऊँगा। ये पीपल्स पार्टी के भी बहुत से रहनुमाओं ने, इनफैक्ट क़यादत ने जेल काट रखी है। ये जो फैमिली को ना मिलने देना, इस पर आपका मौक़िफ़ क्या? और अलीमा खान साहिबा ने यह भी कहा कि हमें तो ऑफ़र दी गई है कि या मुल्क छोड़कर चले जाएं, और अगर आपने खामोश होना है तो फिर आपको जेल के अंदर बैठकर इंतज़ार करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मुल्क छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह की ऑफ़र्स दी जा रही हैं। आपकी जो क़यादत है पार्टी की, उसके इल्म में है ऐसा कुछ? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, जब आप कैद और बंद की सोहबत के अंदर होते हैं तो बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। ये इश्यूज़ हम सब ने फेस किए, हमारी क़यादत ने फेस किए, हमने फेस किए,
कभी मिलने देते थे, कभी नहीं मिलने देते थे, कभी घर का खाना अलाउ करते थे, कभी नहीं करते थे। ये इश्यूज़ रहते हैं और ये अंडरस्टैंडेबल इश्यूज़ हैं, क्योंकि जब यू ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द स्टेट तो फिर ये मामलात ऐसे ही होते हैं। और इनके लिए कोई नई बात ये होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये इक़्तिदार में थे तो इनके जो सियासी मुखालफीन थे उन्होंने भी बड़ी मुश्किलें काटी हैं। उनको भी इन तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ा जो शायद इनको अभी नहीं करना पड़ा। ये तो फिर भी बहुत बेहतर हालात में हैं। मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है, ना मेरी जमात को, ना हमारा इससे ताल्लुक़ है कि आया इनको मुल्क छोड़ने की पेशकश की गई है कि नहीं की गई है। दिस इज़ बिटवीन देम एंड द गवर्नमेंट, ये इससे हमारा लेना देना नहीं है। लेकिन ऑल सेड एंड डन, देखिए इमरान खान साहब जेल में हैं, उनकी मुलाकातें भी होती हैं, वकला से भी होती हैं, पार्टी रहनुमाओं से भी होती हैं, फैमिली से भी होती हैं। और हमारे तो लीडरान बेचारे शहीद हो गए ना, और जिस तरीके से जो तकलीफ़ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने काटी, नुसरत भुट्टो साहिबा ने काटी, आसिफ अली जरदारी साहब 11.5 साल जेल में रहे और क्या क्या उनके साथ नहीं हुआ, उनकी ज़बान काटी गई, बहुत कुछ हुआ। तो हम तो इन चीज़ों को बहुत ट्रिवियल समझते हैं कि ये जो इनके साथ जो कुछ हो रहा है कि जी आज मुलाकात करने दी है, 2 दिन नहीं करने दी, तो ये कोई इशू ही नहीं है। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि इस मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा अहम इश्यूज इस वक्त मौजूद हैं जिसके ऊपर मेरा ख्याल है PTI को अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाना चाहिए। शमीला साहिबा, लेकिन कल का हवाला दूंगी मैं। When you say कि I'm saying that because देखें कल एक बहुत अहम इशू के ऊपर सिंध में जो 6 कनाल के हवाले से जो एक एहतजाज हो रहा है और पीपल्स पार्टी जो है उसको लीड कर रही है, उस हवाले से कल हम डिस्कशन कर रहे थे हाउस में, उस पर डिस्कशन नहीं। लेकिन देखें ना, इनके लिए प्रायोरिटी क्या है? इमरान खान से मुलाकात। इनके लिए ये प्रायोरिटी नहीं है कि सिंध के अंदर जो है, सिंध पूरा सरापा एहतजाज है, पानी का मसला है, कनाल बनाए जा रहे हैं, उसके ऊपर इनको बात करनी चाहिए थी। एज एन ऑपोजिशन इनका किरदार बनता है, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये इस इशू के ऊपर बात करें, उठाएं। बाहर निकल के तो ये यही बात करते हैं कि जी हम ये करेंगे और वो करेंगे, जहां पर जिस फोरम पे बात करनी होती है वहां बात नहीं करते। दहशतगर्दी से उसमें शिरकत नहीं की है तो फिर कनाल्स का मसला है, उसमें शिरकत नहीं की इन्होंने। तो देखे ना, अब इनका जो टोटल जो महवर और मरकूज है सियासत का, वो इमरान खान और उसकी रहाई है। तो इस तरह सियासत नहीं होती ना। सियासत अपनी अना और अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं होती है, सियासत अवाम की खिदमत होती है। इनको नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में बैठना चाहिए था, वहां पर बताना चाहिए था, क्योंकि बिलखुसूस इनके सूबे के अंदर भी बहुत बुरे हालात हैं, वहां पर इनको बात करनी चाहिए थी, बलूचिस्तान के हवाले से बात करनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने बेहतर समझा कि जी उस मीटिंग का बायकॉट कर दें। अब ये अजीब मंतक है इनकी और अजीब सियासत है, ये हम सब की समझ से बालातर है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। मायूस साहब, 9 मई के हवाले से जो डेवलपमेंट अभी हुई है, पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई कि 19 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान सिर्फ पंजाब में हुआ, जो राइट्स हुए और जो एक वायलेंस की वेव हमने आती हुई देखी। 4 महीने का वक्त अब ट्रायल कोर्ट को मिला है, क्या सोच रही है पार्टी इस पर? देखिए, मैं अफनान साहब जो बातें की है ना, अफनान साहब ने, अनफॉर्चुनेटली वो सारी गलत बयानी है। देखिए, अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है मुल्क के लिहाज से, तो इसका मतलब है आप उसको रोन दो। अच्छा, नंबर 2, ये कहते हैं 1000 की बात है, 1000 2000 मीन्स तकरीबन ये बन जाते हैं 700 दिन बन जाते हैं। अगर आप 700 दिन को लिहाज से देखें तो आपको ये रफली जस्ट ओवर 1% पर डे, मतलब 1.5 बंदा या 1.25 बंदा पर डे भी नहीं बनता। सही। अगर आप उसको हफ्तों में डिवाइड कर ले तो आप ये समझ ले कि एक हफ्ते में 10 बंदों से ज्यादा नहीं बनती बात। मींस 5 एक दिन और 5 दूसरे दिन, ये आपके 2 दिनों में हो जाता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फैक्ट्स की, मैं बात कर रहा हूं। अब आप आ जाते हैं मियां नवाज शरीफ जब जेल में थे, वो भी कन्विक्टेड थे, उनको भी कोर्ट ने ही कन्विक्शन की थी। सही की थी, गलत की थी, वो तो बाद की बात है ना, कन्विक्शन हुई थी। उनके पास एक दिन में 50-60 बंदे जाके मिलते थे, एक दिन में। बाज दिनों में 100 बंदे जाके मिलते थे। अब वो रहे टोटल
हार्डली 2 महीने नहीं रहे थे और वो भाग गए थे जेल से, इसमें मेरा क्या कसूर? वो टिकते तो वो 10,000 बंदों से मिल चुके होते। 14 ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये सारी बात है। तो असल बात ये हो जाती है कि उसूल पे कौन खड़ा हुआ है। अच्छा, उन्होंने बात की हाइब्रिड निजाम। देखिए, जब इंसान को इल्म ना हो ना किसी चीज का तो वो कुछ भी कह सकता है। अच्छा, हाइब्रिड निजाम जो है ना, ये बेसिकली हाइब्रिड निजाम की जो डेफिनेशन है वो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की डेफिनेशन है, दैट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पॉइंट्स दे गिव। 0 से 4 तक जब वो पॉइंट्स देते हैं उसको वो कहते हैं अथॉरिटेरियन रिजीम। जितने कम पॉइंट्स होंगे उतनी ज्यादा अथॉरिटेरियन रिजीम होगी। आज की हुकूमत के जो पॉइंट्स मिले हुए हैं 2.84 या 2.83 मिले हुए, मुशर्रफ को 3.9 मिले हुए थे। मुशर्रफ एक और ज़ियाउल के जमाने में जो अथॉरिटेरियन रिजीम, जो मार्शल लॉ था, बिल्कुल डेमोक्रेसी इंडेक्स में आजकल अथॉरिटेरियन स्टेट लिखा जाता है। आप सही कह रहे हैं। सुन ले, आगे बात करता हूं। 4 से 6 के दरमियान में हाइब्रिड रिजीम कहलाया जाता है। 4 से 6 में पाकिस्तान में आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितनी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई हैं वो सारी की सारी 4 और 4.5 के दरमियान में रही है। तो सारी की सारी हाइब्रिड रिजीम थी, चाहे वो IGI बनी थी, चाहे वो 2013 थी, 2008 थी, 1996 थी, 1988 थी या 2018 थी। ये सारी की सारी हाइब्रिड रिजीम्स बनती थी। ये पहली गवर्नमेंट है जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट कहलाती है लेकिन ये अथॉरिटेरियन रिजीम है। उसके बाद ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग्स ने क्या कहा हुआ है, ये ऑप्रेसिव रिजीम है। ऑप्रेसिव रिजीम है ये वाली। ये मैं नहीं कह रहा हूं, PTI वाले नहीं कह रहे। हुमायूं साहब, उनका उस पे उसका आर्गुमेंट उनका उस पे ये है कि इस निज़ाम को दोबारा वापस लाने वाले आप थे, चूंकि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ उसके बाद हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन कम हो गई, आपने उसको बढ़ा दिया आके। सर जी, मैं बता रहा हूं 2013 में भी हाइब्रिड रिजीम थी, 4.3 पॉइंट थे उनके, हाइब्रिड रिजीम थी। उससे पहले 2008 में भी हाइब्रिड रिजीम थी। मैं आपको बता रहा हूं सारी, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। चले, मैं इस पे जवाब ले लूंगा। हुमायूं साहब, शॉर्टली मुझे शर्मिला साहिबा की बात का जवाब दे दें। वो जो कह रही हैं कि आप कैनाल्स का मंसूबा हो उस पर आप बात नहीं करते, टेररिज्म पे बात नहीं करते। शर्मिला साहबा की बात पे करता हूं। हम लोग बिल्कुल सिंध में कर रहे हैं, आप लोगों ने गलत किया था। हम तो सिंध में जो आपके जो वहां पे लोग हैं उनके साथ खड़े हुए हैं, शुरू से खड़े। नंबर 2, उन्होंने क्या आसिफ अली जरदारी साहब की जुबान काटी? किसने काटी? कौन सी गवर्नमेंट थी जिन्होंने काट? बताएं तो सही ना। जब उन्होंने 11 साल जेल की थी, किन्होंने उनको 11 साल जेल में रखा था? बताएं ना। उनके साथ तो आप बैठे हुए हैं। नंबर 2, जब आप ये सारी बातें करते हैं, देखिए इनमें अगर आप कहते हैं कि हम लोगों ने बात की, हम आज भी बात कर रहे हैं, उन सारे इश्यूज की बात कर रहे हैं, KP भी बात कर रहे हैं, हर जगह पे हम लोग बात कर रहे हैं। हम देखिए, हम सीरीज में नहीं चल रहे हैं, हम पैरेलल काम कर रहे हैं। हम ये नहीं आप लोगों की तरह पहले एक काम होगा फिर दूसरा काम होगा, हम इस तरह नहीं कर रहे। हम लोग पैरेलल काम कर रहे हैं। पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट आ गया। ठीक है अफनानुल्लाह साहब, एक तो इसको रिस्पॉन्ड कर दें। दूसरा, जो शर्मिला साहिबा ने बात की, अब पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सिर्फ ये कहते हैं कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुला लें, आप उसको भी तस्लीम नहीं करते। तो एक अलायंस तो बनाई है आपने, लेकिन क्या सिंध को इसी तरह जो वो कह रहे हैं साइडलाइन किया जाएगा? मूविंग फॉरवर्ड भी पंजाब गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स देती रहेगी, इसी तरह कन्फ्रंटेशन चलेगी? जी, मैं पहले आपका जो सवाल है उसका जो इन्होंने इशूज हाईलाइट किया उसको मैं एड्रेस कर लूँ। देखिए, पहली तो बात ये है कि क्योंकि डॉक्टर हुमायूं मेमन साहब सियासत में अभी नए आए हैं तो शायद इनको याद नहीं है कि 2008 की जो जुडिशल मूवमेंट थी उसके अंदर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी कैसे की गई थी, क्योंकि ये उस वक्त थे ही नहीं, ना इनका लीडर वहां पे था, तो इनको इन चीज़ों का शायद इतना इल्म नहीं है कि एक बड़ी स्ट्रगल के बाद अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बना, APDM बनी, उसके बाद ये सारा कुछ रिस्टोर हुआ। और ये COD के करने के बाद इमरान खान साहब को लाया ही इसलिए गया था ताकि वो मुल्क के अंदर ये जो हाइब्रिड रजीम है उसको रीइंट्रोड्यूस करें। ये ऑब्जेक्टिव था आपके लीडर का, जो उन्होंने पूरा किया। और ये जो आप 4.5 और 5.3 और 5.4 कर रहे हैं ना, ये 4.5 5.4 छोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मौजूद है कि 2013 के इलेक्शन में कोई सिस्टमैटिक रिगिंग नहीं हुई, तो फिर 2018 में किसने आके सिस्टम में उनको दोबारा लेके आए? ये सारा पाकिस्तान जानता है, सबने देखा था। अंपायर की उंगली को किसकी उंगली थी? अंपायर की उंगली RTS पे बिठाया गया, वो किसने बिठवाया था? वो बड़े खुश थे। ये साकिब निसार को शील्ड दे रहे थे, ये ले शील्ड ले, आप में हमारे पाकिस्तान है, हमारे नया पाकिस्तान है। वो सारा आप समझते हैं भूल गए। खुद लेके आए हैं इस निजाम को, खुद तबाह बर्बाद किया हर चीज को, और उसके बाद उठा के हम पे इल्जाम डाल रहे हैं। हम यही करने के लिए रह गए कि आप खराब करें और हम ठीक करें।
बात ये है, फिर ये जो नंबर है ये जो है सारे चेक होने चाहिए इनके, क्योंकि इनको यही नहीं पता कि नवाज शरीफ की जेल जुलाई 2018 से नवंबर 2019 तक मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे। ये 2-3 महीने बनते हैं, अगर 2-3 महीने बनते तो फिर वो आप 4.5 5.4 कर रहे हैं, वो भी सारा गलत है। सही। अब बात आगे जहां तक इसकी के देखें, जो ये जेल वाले मामलात है ना, ये कोई कौमी मामलात नहीं है, ये जाती मामलात है इमरान खान साहब के। और इमरान खान साहब वो अजीम लीडर हैं जो जेल से बैठ के आर्टिकल लिख लेते हैं इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर, जो जेल से बैठ के जो है वो पूरी बाहर इंतशार फैला रहे होते हैं। ठीक। ये 26 नवंबर करवा दिया उन्होंने पूरा। तो ये ऐसा नहीं है कि बड़े कोई मिस्कीन है, कभी कुछ किया ही नहीं है तो पता ही कुछ नहीं है। चले अफनान साहब उस पर जवाब दे दें। वो जो वजीर आला सिंध ने कहा है कि कनाल्स के मामले पर किसी हद तक जाना पड़ा तो जाएंगे, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो अलायंस से दस्तबरदार हो सकते हैं, तो ये मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है आपके लिए? नहीं, देखिए हमारे लिए बिल्कुल बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है ये। और मैंने पहले भी वाली बात की कि देखें, कोई भी ऐसा काम जो सिंध के मुफाद में नहीं होगा वो हम नहीं करेंगे। और इसके लिए जो है वो अगर पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड होगी तो ये काम होगा, अदरवाइज ये काम होगा ही नहीं। अच्छा। तो और ये हमारे जो है ज़ाहिर है एक बड़े वैल्यूबल कोalition पार्टनर है, इनके बगैर ज़ाहिर हुकूमत नहीं चल सकती। तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि ये मामला जो है वो एमिकेबली रिजॉल्व हो जाएंगे आने वाले दिनों में। चलें, इस पे मैं शर्मिला साहिबा आपकी तरफ आता हूँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा ने बात की है, उन्होंने कहा कि जो चोलिस्तान कैनाल्स का इशू है इस पर सिंध में सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है और ये ऑप्टिक्स हैं। ये भी कहा कि अगर सदर पाकिस्तान ने डॉक्यूमेंटेड है कि मंजूरी दे दी मंसूबे की, तो इसके बाद आर्ग्यूमेंट कैसे रह जाता है? ये तो सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक्स हैं और तो कुछ नहीं है। देखिए, ये बहुत ही गैर संजीदा गुफ्तगू की थी उन्होंने, और कल इसकी वजाहत इसहाक डार साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट की कि जी उनसे सवाल पूछा गया तो सवाल के जवाब में ये दिया, लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए थी। वी ऑल नो, हम जितने पढ़े लिखे समझदार लोग हैं जो आइन और कानून को समझते हैं और पार्लियामेंट्री प्रोसेस को समझते हैं, हम सबको मालूम है कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब एक सेरेमोनियल हेड हैं। वो ना किसी मंसूबे की मंजूरी दे सकते हैं, ना किसी को रिजेक्ट कर सकते हैं। वो अपनी स्पीच के अंदर जो पार्लियामान से उन्होंने ख़ताब किया, बड़े वाज़े तौर पे कह चुके थे कि वो एक यूनिलैटरल मंसूबे को जिस पे सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको किस तरीके से एंडोर्स नहीं कर सकते। तो उसके बाद तो मेरा ख्याल है किसी किस्म की कोई बात रह ही नहीं जाती है। अब इशू ये है कि देखिए, जहाँ तक मामला है कैनालों के बनने का, वहाँ पर हमारा सिंपल एक मुतालबा है कि हम टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इस इशू को सीसीआई के अंदर लेके जाना चाहते हैं। अब मुझे नहीं पता, ये हुकूमत बता सकती है कि क्या रुकावट है, क्या मजबूरी है, या क्या इनकी मंतक है कि ये 1 साल गुजरने के बावजूद ये सीसीआई का इजलास नहीं बुला रहे। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अगर सिंध के अंदर इतना बड़ा एहतजाज हो रहा है, हुकूमत सिंध एहतजाज कर रही है, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज कर रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 2 टोक बात कर रहे हैं, सदर जरदारी साहब बोल रहे हैं, कल बुला लें सीसीआई का इजलास, इसमें क्या रुकावट है, और मामला वहां पर हल कर लें। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इस बात को इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, या क्या उनके हाथ बंधे हुए हैं, क्या इशू है, आई डोंट नो। इसहाक डार साहब ने जो कहा कि एक कतरा पानी भी किसी और सूबे को नहीं मिलेगा सिंध का, डू यू ट्रस्ट दैट? अनफॉर्चुनेटली वी डोंट, बिकॉज हमेशा से रिवायती तौर पे सिंध का पानी चोरी किया गया है। अच्छा, मजे की बात यह है ना कि आपके पास अगर वाफिर मिकदार में पानी होगा तो फिर आप नई कैनाल बनाएंगे, लेकिन जब मुल्क के अंदर 40% पानी वैसे ही कम है, 62% अप्रैल के अंदर बारिशें कम हुई हैं, जब पूरे मुल्क के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होनी है पानी की उसमें 40% कमी आ गई है, तो पहले आप अपनी कमी पूरी करेंगे या आप नए रेगिस्तान को हरा भरा करेंगे? पानी लाएंगे कहां से? सवाल हम शुरू से ये पूछ रहे हैं कि पानी आप लाएंगे कहां से? 2022 के अंदर सैलाब आया था, वो भी क्लाइमेट चेंज के नतीजे के अंदर। उससे पहले 10 साल तकरीबन कहत साली रही है। जो इंडस डेल्टा है उसमें 8.6 MAF मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है पानी की वो रही है। डेल्टा जो है वो खत्म होता चला जा रहा है, हजारों एकड़ जमीन जो है वो समंदर निगल गया है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर पानी ही कम है, ग्लास एक है और इस ग्लास से मुझे भी प्यास लगी है, पहले मैं पानी पीऊंगी ना, अपनी प्यास पूरी करूंगी, या किसी दूसरे पड़ोस के प्यासे को पानी पिलाऊंगी? इट्स नॉट पॉसिबल।
अब ये ग्लास में भी पूरा ग्लास भरा हुआ नहीं है, आधा ग्लास पानी है, मेरी प्यास पूरी नहीं हो रही तो मैं किसी और की क्या प्यास बुझाऊंगी? दिस इज कॉमन सेंस। आप पानी चोरी करेंगे, चश्मा झेलम लिंक कैनाल से आप लेंगे पानी, सिंध का, इंडस से आप पानी लेंगे, आप सिंध को बंजर कर देंगे। ये देखें, ये माजी में होता रहा है, हम इससे भुगत चुके हैं। सही। हर साल सिंध और पंजाब का झगड़ा होता है कि लिंक कैनाल को बंद करो, क्योंकि जब पंजाब में पानी कम पड़ता है ये लिंक कैनाल खोलते हैं, पानी वाले जाते हैं। के जो अकॉर्ड्स थे उसके तहत भी सिंध का शेयर जो है वो कम मिल रहा है। मैं इस पे जवाब लूंगा अफनान साहब से, लेकिन उससे पहले हुमायूं साहब, कम मिला है और इरसा जो है वो तकरीबन मतलब मैं अगर सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूं, हैज टोटली फेल्ड। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हुमायूं साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये इससे पहले कि कनाल्स के इशू की जो बात हो रही है इसको मैं आगे बढ़ाऊँ, एक और इशू जो था वो एहतजाज का था कि आपने ये कहा था कि ईद के बाद तहरीक चलाई जाएगी, लेकिन मौलाना साहब ने कहा कि जो जेन्युइन लोग हैं आपके वो तो जेल में हैं, बाकी सब गैर संजीदा हैं, और अब तक जो पार्टी के अंदर डिसइंटीग्रेशन है, शाह महमूद साहब ने भी इस पर बात की कि जो जेल में बैठे हुए हैं उनका सोच लें, आपस की ईगोज़ को छोड़ दीजिए। तो कैसे डील करेंगे इसको? फिर जो ऐलान किया था उसका क्या होगा? देखिए, थोड़ा सा मैं कमेंट करूंगा। ये जो अभी बात हो रही थी, शर्मिला साहबा बात कर रही थी कि सीसीआई को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। देखिए, ये याद रखें कि 2023 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों को मैनिपुलेट करने के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल सीसीआई बुलाई गई थी, क्योंकि 2 हुकूमतें नॉन इलेक्टेड थी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इन्हीं की पार्टी के ताज हैदर साहब ने एक कमेटी में जो पार्लियामेंट्री अफेयर की कमेटी है सेनेट की, उसमें उन्होंने कहा है कि सीसीआई की वो मीटिंग गलत बुलाई गई थी। लेकिन जिस काम के लिए बुलाना चाहिए था, जो कि ये पानी के वो कर रहे हैं, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें जो सिंध को जो उनका शेयर मिला है वो कम मिला हुआ है, बिल्कुल मिला हुआ है। इसमें केपी का शेयर जो 1991 अकॉर्ड से पहले जो 5 पॉइंट समथिंग था वो बढ़ के वो 8 पॉइंट समथिंग पे चला गया था, और उससे रफली अभी जो पिछले 5 साल का जो रिकॉर्ड है उसमें केपी को तकरीबन 37% कम पानी मिल रहा है, जिस पे अली अमीन गंडापुर ने ये कहा है कि जी, और ये सीआरबीसी नहर जो है, जो कि राइट बैंक नहर है, उसके आगे 3 होने चाहिए थे, उसको लेकर को बात कर रहे थे, जहां पे तकरीबन 4 लाख एकड़ जमीन ऐसी है कि जिसको सैराब किया जा सकता है। अब मैं बात कर रहा हूं तो थोड़ा सा देखिए, कुछ चीजें जो है ना ये सूबों की भी है। फॉर एग्जांपल, अभी शर्मिला साहबा ने कहा है कि जी हमारा वहां से जो है ना वो डेल्टा का एरिया और वहां पे एरोड हो रहा है, और अगर ये पानी नहीं जाता, कम होता है, तो वो दरिया का आ जाता है। इसमें अगर ये लोग समझ सकते, या इनके लोग जो कि हेल्म ऑफ अफेयर में पता नहीं 30-40 साल से है, अगर ये लोग जैसे हॉलैंड में डाइक बनी हुई है, ये उधर डाइक बना लेते तो ये समुद्र का पानी कभी इसको ना करता। नंबर 2, यो सिंध बैराज शॉर्टली कवर कर ले, मुझे अफनान साहब से जवाब लेना है जी। मैं आपको देखिए, मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूं कि जब मैं आपको प्रॉब्लम फैक्ट्स के साथ बता रहा हूं, बजाय इसके के पॉलिटिकल बातें करने के, तो आप कहते हैं कि जी वो करना नहीं है। तो आप कंप्लीट कर लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा इस टॉपिक पे बात ना कीजिए, कंटिन्यू। देखिए, ये असल टॉपिक है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये तो टॉपिक है। वहां पे अगर ये सिंध बैराज बना लेते, मैं एक और बात बता देता हूँ, अभी एज ऑफ फैक्ट नाउ K4 प्रोजेक्ट है जो सिंध में बन रहा है, वफाक उसको सपोर्ट कर रही है फ्रॉम कंजर झील टू कराची तक, 3 पॉइंट्स पे कर रही है। उसके ऊपर 126 बिलियन रुपीस लग रहे हैं। ठीक है, वफाक अपने पैसे दे चुका है, सब कुछ कर चुका है। उसके आगे सिंध हुकूमत का काम था कि वो आगे डिस्ट्रीब्यूशन के वो चैनल्स बनाए। आपको पता है, एज वी स्पीक टुडे सिंध ने अभी तक टेंडर ही नहीं स्टार्ट किया। वफाक के लिहाज से ये काम तकरीबन, तो आप सिंध गवर्नमेंट से पूछे भाई आप लोग क्या कर रहे हो। ठीक है, चले मैं जवाब लेता हूं उनसे। आप ये कह रहे हैं कि सूबा जो है उसको भी आप समझते हैं कि ब्लेम करना चाहिए, सिर्फ वफाक को नहीं। अफनान साहब, ये जो इरसा के हवाले से बात की है शर्मिला साहिबा ने भी, और हुमायूं साहब ने भी जो बात की है, अब जो इरसा सर्टिफिकेट पर स्टे ऑर्डर लिया सिंध हाई कोर्ट ने उस पर रिस्पॉन्ड भी किया, जवाब तलब किया वफाक से, तो उसमें आपने वफाक का नुमाइंदा ही अगर सिंध से नहीं लिया तो ऑब्वियसली वो तो यही फील करेंगे कि ये सिर्फ पार्टिजान एक बॉडी बन गई है जिसमें सिंध का कोई शेयर नहीं है।
नहीं, इसके अंदर पहले तो सिंध का नुमाइंदा होता था, अभी अगर नहीं है तो वो इंशाल्लाह हम जल्द अपॉइंट कर देंगे। जहां तक बात है, देखें जो वाटर अकॉर्ड 1991 का था उस पर तमाम पार्टीज एग्री ने किया था तो वो हुआ था, अदरवाइज वो होता ही ना। इसलिए उसके बाद पानी के मामलात में लड़ाई काफी कम हो गई थी, और ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ही कारनामा है। जहां तक जो ये तरीका है, मैंने पूरा इसके अंदर रिसर्च किया, मैंने चेक किया। देखें ये पानी किसी का कोई चोरी कर नहीं सकता, क्योंकि कोई ऐसा, ये एक बड़ा एक फूल प्रूफ किस्म का सिस्टम है जिसके अंदर कितना पानी आया और कितना पानी डिस्ट्रीब्यूट हुआ ये बाकायदा कैलकुलेट होता है, और ये कोई भी कैलकुलेट कर सकता है। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। इसकी कैलकुलेशन, उसकी हाइट कितनी है, उसकी उसके अंदर वो कितनी तेजी से आ रहा है, इन चीजों के फार्मूलाज बने हुए हैं, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैं ये बात दोबारा रिपीट कर देता हूँ जो डार साहब ने की कि हम सिंध का एक कतरा पानी भी नहीं लेंगे, कोई भी नहीं लेगा ना। नहीं अफनान साहब, फिर सवाल ये है ना कि वो आएगा कहाँ से? जो 1 मिलियन एकड़ आप जिसको सैराब करने जा रहे हैं वो फिर किसका शेयर होगा अगर वो सिंध का नहीं है? पंजाब का होगा। पंजाब तो पहले ही वहाँ पर भी एक आपको दिखाई देती है डिफिशियंसी। ऐसा तो नहीं है कि पंजाब के अर्बन एरियाज़ में या रूरल एरियाज़ में जो डिमांड है वो पूरी तरह मीट हो रही है। तो फिर ये जो वहाँ पर फार्मिंग का मंसूबा है उस पर तो जो रिसर्चेज़ हैं वो ये कहती हैं कि जो 12 मिलियन एकड़ है सिंध का वो अफेक्ट हो जाएगा 1 मिलियन के लिए, और कुछ रिसर्चेस ये भी कह रही हैं कि आप अपस्ट्रीम पानी को मूव करवाएंगे। तो ये लॉजिकल किस तरह से है? ये क्वेश्चन तो वहीं का वहीं है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इसके ऊपर जो हमें ब्रीफ किया गया है वो यही ब्रीफ किया गया था कि पंजाब का पानी रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन जाहिर है अब ये बात, इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लोग इफेक्ट होंगे, तो उसके अंदर फिर जो है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू पंजाब के अंदर भी आएंगे अगर ये इसको आगे लेके गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो है जब तक पीपल्स पार्टी इसके ऊपर ऑन बोर्ड नहीं होती और तमाम मेजर स्टेक होल्डर्स पर ऑन बोर्ड नहीं होते, ये प्रोजेक्ट इस तरह बन भी नहीं सकता। ये 250 अरब रुपए का, सिर्फ एक कनाल 250 अरब रुपए की है, ये जो चुलिस्तान वाली है। और जरदारी साहब की जो मंजूरी के हवाले से डिबेट चल रही है वो आप वो तो उन्होंने दी है। देखिए मैं बंदे को फेयर बात करनी चाहिए, उन्होंने उनके अप्रूवल से हुआ है ये काम। ये मसला यहाँ तक आता ही ना अगर पिछले साल जरदारी साहब इसके ऊपर जो है वो इसको रोक देते। बाद ये 14 मई 2024 को मीटिंग होती है, उसके अंदर इनको पूरा ब्रीफ किया जाता है। उसके बाद अगले दिन ये हेडक्वार्टर्स जाते हैं ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के, वहां पे ब्रीफ किया जाता है। फिर 8 जुलाई 2024 को मीटिंग होती है, पूरी की पूरी एक प्रेस स्टेटमेंट आती है जिसमें जरदारी साहब ये कहते हैं कि तमाम सूबे इन कनाल्स के लिए पैसे रिलीज करें, इनको जल्द अज जल्द बनाएं। तो भाई जब सदर साहब ने ये अहकाम दे दिए, और ये बात कहना गलत है। देखिए सदर साहब को कोई मतलब इस तरह नहीं कह सकता कि हम सदर को सीरियसली नहीं ले रहे। ये सदर साहब अगर कुछ कह रहे हैं उसकी कोई बात नहीं, क्योंकि सिंध में तो उनकी हुकूमत है और विफाक में कोalition गवर्नमेंट उनके बगैर चल नहीं सकती, तो कैसे उनकी बात को हम सीरियसली ना लेते जी। तो ये मामला शुरू ही वहां से हुआ है। अगर ये वहां पे इसको रोक दिया जाता तो ये आज यहाँ तक आता ही ना। ठीक है, शर्मिला साहिबा आपकी तरफ आऊँगा। पीटीआई ने भी यही कहा, गालिबन पीटीआई का जो केपी की तरफ से लीडरशिप है वो भी ये बात कर रही है कि पीपल्स पार्टी ने पहले ये मंसूबा इसको रेटिफाई कर दिया, इसको जाने दिया, और बाद में अब चूँकि ये सिर्फ ऑप्टिक्स है इसीलिए किया जा रहा है कि क्रिटिसिज्म ना हो आपके ऊपर। तो अफनान साहब ये कह रहे हैं कि अगर उसी पॉइंट पे इसको रोक लेते प्रेसिडेंट साहब तो डिबेट वहीं पर हो जाती। देखिए अफनान साहब समझदार इंसान हैं, लेकिन ज़ाहिरी बात है उन्होंने वही लाइन लेनी जो उनकी पार्टी ने इनको कही है। बात यह है कि सदर साहब किसी मंसूबे को क्यों रोके या गो हेड दें, उनका अख्तियार नहीं है ना। ही इज़ नॉट द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ही कैन नॉट। अगर उनके अख्तियार में होता तो ये मंसूबा बंद करा चुके होते। और उन्होंने अपने पार्लियामेंट से खिताब में यही कहा कि मैं इसको एंडोर्स नहीं कर सकता। नहीं देखिए उनका काम नहीं है ये, दैट इज़ नॉट हिज जॉब। ही इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ पाकिस्तान। और जिस तरीके से गवर्नर्स हैं, गवर्नर ना कोई मंसूबा रिजेक्ट कर सकता है ना कोई अप्रूव कर सकता है। हाँ वो अपनी एक आरा ज़रूर दे सकता है। इसी तरीके से सारा मलबा प्रेसिडेंट साहब के ऊपर डालना और अपनी जान बचा लेना, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है ये मंसूबे को गो हेड दे के। अब आप वो कह रहे हैं कि नहीं जी ये चलें। अगर बिलफर्ज एक लम्हे के लिए सोच भी लेते हैं कि आपने उस मंसूबे की मंजूरी दे दी इस गवर्नमेंट ने, तो ऐसी क्या कबाहत है जब पूरी सिंध सरापा एहतजाज है और सिंध गवर्नमेंट बार बार लिख के भेज रही है, वजीर आला लिख के भेज रहे हैं कि काउंसिल की मीटिंग बुला लें, वहां पर इसको डिस्कस करें। और ये आईनी और कानूनी बात है, क्योंकि एनी कंटिशियस प्रोजेक्ट जिसके अंदर इश्यूज हों जो मुतनाज़ा हो जाए,
और उस पर सूबे एतराज़ करें, उसको काउंसिल में ले जाया जाता है। तो आप ले जाए ना काउंसिल में। ये जवाब नहीं दे पा रहे कि काउंसिल की मीटिंग क्यों नहीं बुलाई पिछले 1 साल से। और कल भी जब इसहाक डार खड़े हुए वहां पर बात करने के लिए, उन्होंने कहा जी 1 कतरा पानी नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने तारीख नहीं दी। वो अगर एक तारीख दे देते कि जी अगले हफ्ते इस तारीख को हम काउंसिल की मीटिंग बुला रहे हैं, मामला थोड़ा सुलझ जाता, थोड़ा ठहर जाता, हम इंतजार करते कि काउंसिल का मामला जाएगा, वहां हम अपना मुकदमा लड़ेंगे। जो हनीफ अब्बासी साहब ने बात की कि अगर वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो में आप दस्तबरदार भी हो जाते हैं हुकूमत से, तो कोर्ट एंड कोर्ट ही सेड फिर बचेगी पीपल्स पार्टी भी नहीं, आईनी ओहदे छोड़ने पड़ेंगे। इज दैट ऑल्सो अ कंसिडरेशन? देखिए, बात यह है कि इस वक्त अगर मैं कोई ऐसी बात कह दूं जिससे मजीद कशीदगी पैदा हो तो वो मुनासिब नहीं होगी। बात यह है कि क्या गवर्नमेंट और PMLN उस नहज पे जाना चाह रही है जहां पर मामला इतने बिगड़ जाएं कि वापसी का रास्ता ना रहे किसी के लिए? डू दे वांट टू डू दैट? देखिए ना, ये द बॉल इज इन द कोर्ट। वो क्या फैसला करते हैं, क्या फैसला नहीं करते, हम उसके मुंतजर हैं। लेकिन जब तक ये कनाल नहीं रुकते, जब तक पीपल्स पार्टी आखिरी दम तक लड़ती रहेगी। सही, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया शमीला फारूकी साहिबा, अफनानुल्लाह खान साहब, हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।